नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर और आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमने मांग का जो टॉपिक किया था। मांग का जो टॉपिक हमने किया था तो उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इनको देखिए विस्तार से नहीं करेंगे हम, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने क्लास पहले बना चुका हूँ। क्लास में उस क्लास में एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। आप जाइए वो क्लास देखिए और फिर आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 50 प्रश्नों की। 50 प्रश्न की बात करेंगे, उसके जो जितने क्वेश्चन रह जाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा मांग विश्लेषण है। तो इस टॉपिक पे हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे वो आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव और उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित, उपयोगिता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक है पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। देखिए जो पूर्ण तृप्ति का बिंदु है वहां पर जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आर्थिक दृष्टिकोण से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण है, वह भाग महत्वपूर्ण है जहां पर कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता स्थिर होकर गिरने लगती है। तो देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से वही भाग कुल उपयोगिता का महत्वपूर्ण होता है जहां पर जो कुल उपयोगिता है वो घटती दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित के लिए अधिकतम कही जा सकती है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन है अनिवार्यताएं, बी नंबर ऑप्शन आरामदायक या आवश्यकताएं, विलासिताएं, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आएगा आरामदायक आवश्यकताएं, बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता, देखिए सीमांत उपयोगिता जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने का कारण निम्नलिखित है। देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है? देखिए व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है। ए नंबर ऑप्शन, एक आवश्यकता की पूर्ति एक समय में की जा सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। एक वस्तु का लगातार उपभोग होना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण में ये तीनों ही बातें आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है? तो देखिए गोसेन का द्वितीय नियम जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसका ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किसी वस्तु की कुल उपयोगिता का उस वस्तु के किस मूल्य से नापी जाती है? किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से नापी जाती है? तो देखिए उपयोग मूल्य से, वैल्यू इन यूज, इस तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो उपयोगिता है कुल उपयोगिता उस वस्तु की उपयोग मूल्य से मापी जाती है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत विचार के प्रतिपादक थे। ये जो विचार है उपभोक्ता की बचत किसने दिया था? तो ये विचार है जो ड्यूपिट के द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन 9 नंबर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत आधार है उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा उपयोगिता ह्रास नियम, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता। पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता, ये हीरा पानी विरोधाभास है, इस पर भी एक हम क्लास बनाएंगे। तो देखिए पानी की तुलना में जो हीरे की सीमांत उपयोगिता है वो ऊंची होती है, कम होती है, शून्य होती है, ये सभी संभव। तो देखिए जो पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता है वो ऊंची होती है। पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है। इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन यदि कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो वह निम्नलिखित कारण अथवा कारणों से है। तो 1 2 3 ये इनको देख के हमें बताना है कि कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो देखिए पहला कथन है
प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक प्रबल है। प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक है और प्रतिस्थापन वस्तु संबंधित वस्तु गिफिन वस्तु है। तो देखिए इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो कट हो जाएगा, क्योंकि यदि कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक प्रबल होगा और जो वस्तु है संबंधित वस्तु गिफिन वस्तु होगी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1 व 3 सही है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न, सीमांत उपयोगिता वक्र। सीमांत उपयोगिता वक्र क्या होता है? वस्तु का मांग वक्र होता है। वस्तु का मांग वक्र होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास से स्पष्ट किया है। तो एडम स्मिथ ने क्या स्पष्ट किया है? उपयोगिता का संबंध मांग से है, उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है, उपयोगिता मूल्य का आधार है, उपयोगिता का मूल्य से कोई संबंध नहीं है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। उसके अंदर एडम स्मिथ ने बताया था कि उपयोगिता का संबंध जो है वो पूर्ति से होता है। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न, उपयोगिता का संबंध अनुमानित संतुष्टि से है, उपभोग से प्राप्त वास्तविक संतुष्टि से है, उपयुक्त दोनों सत्य है, उपयुक्त दोनों असत्य है। तो देखिए उपयोगिता का संबंध जो होता है वो अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है। अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है। 14 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, समसीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। समसीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है प्रतिस्पर्धा वस्तु में, पूरक वस्तु में, प्रतिस्पर्धाएं पूरक वस्तु दोनों में, प्रतिस्पर्धाएं पूरक वस्तु दोनों में से किसी में नहीं। तो देखिए समसीमांत उपयोगिता का नियम जो है ना तो प्रतिस्पर्धी वस्तु और ना ही पूरक वस्तु दोनों में से किसी में लागू नहीं होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण a बराबर b बराबर 10 उपयोगिता की इकाइयों से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इससे यही मतलब है कि ये संख्यात्मक मान दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि उपयोगिता संख्यात्मक माप से होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 17, उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? उपभोक्ता के तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो देखिए उपभोक्ता के जो तटस्थता वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव ऋणात्मक होती है। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है सदैव ऋणात्मक होती है। 19 नंबर, जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो तटस्थता वक्र जो है एक सरल रेखा के रूप में होता है। देखिए जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो जो तटस्थता वक्र है वो एक सरल रेखा के रूप में होता है, एक सरल रेखा के रूप में होता है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र कैसा होता है? पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो तटस्थता वक्र है एल आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एल आकार के होते हैं। ये क्लासेस के अंदर मैंने सारा समझाया हुआ है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वहां जाकर आप क्लास देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कीमत रेखा उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है। उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है कि किस सीमा तक उपभोक्ता जो है वस्तुओं को खरीद सकता है, उसकी आय को व्यक्त करती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए आय प्रभाव किसे कहा जाता है? जो पूर्णतः आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जो पूर्णतः कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जो पूर्णतः आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। तो देखिए आय प्रभाव जो होता है, आय प्रभाव मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत वक्रों के समानांतर होने का कारण क्या है? कीमत वक्रों के समानांतर होने का कारण क्या है? या इसका यही कारण है कीमतों का स्थिर रहना। कीमतों का स्थिर रहने के कारण जो है कीमत वक्र जो है समानांतर होता है। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न, आय प्रभाव। देखिए आय प्रभाव जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, सदैव शून्य होता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
24 नंबर का ये प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव, सामान्य पदार्थ और श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, एंजिल वक्र तथा आय उपभोग वक्र में, एंजिल वक्र तथा आय उपभोग वक्र में देखिए कोई अंतर नहीं होता। यह अंतर है कि एंजिल वक्र का ढाल सदैव धनात्मक होता है, जबकि आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी। यह अंतर है कि एंजिल वक्र आय में परिवर्तन का केवल एक ही वस्तु की मात्रा पर प्रभाव दर्शाता है, जबकि आय उपभोग वक्र आय में परिवर्तन का x तथा y दोनों वस्तुओं की मात्रा पर प्रभाव दर्शाता है। तो इसका ये सी नंबर हो जाएगा। एंजिल वक्र तथा आय उपभोग वक्र में क्या अंतर है कि जो एंजिल वक्र है ना, एंजिल वक्र जो है वो आय में परिवर्तन का केवल एक वस्तु की मात्रा पर प्रभाव दर्शाता है, और लेकिन जो आय उपभोग वक्र है वो जो है x तथा y दोनों वस्तुओं की मात्राओं पर प्रभाव को दर्शाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 नंबर का। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन, कीमत उपभोग वक्र का ढाल, कीमत उपभोग वक्र का ढाल सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, शून्य होता है, वस्तु की प्रकृति को बताता है। तो देखिए जो कीमत उपभोग वक्र का ढाल है वो वस्तुओं की प्रकृति को बताता है, वस्तुओं की प्रकृति को बताता है। इसके बाद में 28 नंबर प्रश्न, आय परिवर्तन एवं वस्तु विशेष की मात्रा में परिवर्तन को प्रत्यक्ष जिस वक्र के माध्यम से देखा जाता है वह कहलाती है। देखिए आय परिवर्तन एवं वस्तु विशेष की मात्रा में परिवर्तन को जिस वक्र के माध्यम से देखा जाता है वह वक्र क्या कहलाता है? तो वो वक्र जो है एंजिल वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र कहलाता है? एंजिल वक्र। इसके बाद में 29 नंबर, उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी है, उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी है निर्बल क्रम है, वीक ऑर्डरिंग। तो निर्बल क्रम, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न, पूर्ण पूरक वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसी होती है? तो जो पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं उनमें जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो शून्य होगी। कैसी होगी? शून्य होगी। इसके बाद में 31 नंबर प्रश्न, स्लस्की के विचार में प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त दोनों सत्य है, उपयुक्त दोनों असत्य है। तो देखिए स्लस्की के विचार में जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसमें जो उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है, क्या हो जाता है? उपभोक्ता का उदासीनता वक्र बदल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न वस्तु के लिए मांग के नियम की क्रियाशीलता का कारण है, निम्न वस्तु के लिए मांग के नियम की क्रियाशीलता का कारण है, ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से, धनात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से, ऋणात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से, धनात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। तो इसका जो है 32 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है किससे? प्रतिस्थापन प्रभाव से कमजोर होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न देखिए, जब आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक हो, जब आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक हो तब x वस्तु श्रेष्ठ है, y वस्तु श्रेष्ठ है, x और y दोनों वस्तुएं श्रेष्ठ हैं, x और y दोनों वस्तुएं निम्न हैं। तो इसका हो जाएगा जब आय उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक होता है तो जो आय उपभोग वक्र है उसका ढाल जो है वो x और y वस्तु दोनों के लिए क्या होता है? दोनों वस्तुएं श्रेष्ठ होती हैं। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद में 34 नंबर प्रश्न, उदासीनता वक्र विश्लेषण, नई बोतल में पुरानी शराब मात्र है, यह कथन किसने दिया था? तो देखिए ये जो कथन है ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। ये कथन जो है नई बोतल में पुरानी शराब मात्र है। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये रॉबर्टसन के द्वारा, ये जो कथन है, ये जो विचार है ये दिया गया था किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा। इसके बाद में 35 नंबर प्रश्न, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए ये टॉपिक हमने किया नहीं है लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें इसको हम करेंगे। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक सैमुअल्सन थे। प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है, प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है, इसका आधार जो है
निर्बल क्रमबद्धता भी है और सबल क्रमबद्धता भी है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों सत्य है। इसके बाद में 37 नंबर प्रश्न, प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त करता है। प्रकट अधिमान सिद्धांत किसे व्यक्त करता है? तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा दृढ़ क्रम स्थापन तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न को ये व्यक्त करता है। तो 37 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे.आर. हिक्स के मांग के अधिमान वक्र विश्लेषण को सही तौर पर प्रतिबिंबित करता है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो मार्शल की पद्धति के साथ पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटो की पद्धति के साथ पेरेटो का सिद्धांत, पेरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत, मार्शल की पद्धति के साथ जो है मार्शल का सिद्धांत। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, पेरेटो की पद्धति के साथ मार्शल का सिद्धांत। देखिए कुछ एक जो टॉपिक हमारे किए हुए नहीं है लेकिन उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हम जरूर करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए 39, सैमुअल्सन का सिद्धांत संबंधित है। सैमुअल्सन का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो देखिए सैमुअल्सन का जो सिद्धांत है, जो सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत है, जो तो ये संबंधित किससे संबंधित है? तो ये धनात्मक आय लोच से संबंधित है, धनात्मक आय लोच से संबंधित है। इसके बाद में 40 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संतुलन बिंदु के पास उदासीन बिंदुओं की उपस्थिति का विचार किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? तो ये जो विचार है सर्वप्रथम जो उदासीन बिंदुओं की उपस्थिति का विचार है आर्मस्ट्रांग ने दिया था। किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको निम्नलिखित समीकरण दिया जाए Q बराबर 20 माइनस 0.20 P1 प्लस 0.30 P2 माइनस 0.2 M, यदि P1 बराबर 100 P2 बराबर 60 तथा M बराबर 40 हो तो Q1 किसके बराबर होगी? देखिए इसको, देखिए ये जो मान है हमें समीकरण दी गई है Q बराबर 20 माइनस 0.20 या 0.20 भी इसको बोल सकते हैं P1 प्लस, तो इसके जो मान दिए गए हैं P का मान जो 100 दिया गया है, P2 का मान 60 दिया गया है और M का मान 40 दिया गया है। तो इस समीकरण में ये मान हमने पुट कर दिया। अब देखिए ये 20 है, ये 20 है माइनस 0.20 इंटू 100, ये P1 का मान हमने यहाँ पे रख दिया जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, 100 मान ये दिया गया है। तो अगर 0.20 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 20 आएगा। यानी कि जब 20 में से हम 20 माइनस करेंगे तो यानी कि ये वाला 20 और माइनस का माइनस और इसको गुणा किया तो आ गया 20, तो 20 माइनस 20 हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। इसके बाद में प्लस, इसके बाद में अब इनको करते हैं 0.30 इंटू 60, 0.30 इंटू 60, 60 के साथ इसे गुणा करें तो ये हमारा निकल के आता है 18, ये आता है 18 माइनस, अब 0.2 को 40 के साथ करें, 0.2 को गुणा करते हैं 40 के साथ तो ये हमारा आएगा 8, ये हमारा 8 आएगा। तो देखिए इसका जो पूरा आंसर हो गया 0, इसका पूरा हो गया 0, इसका हो गया 0, ठीक है 0 प्लस, अब ये 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 18 में से 8 माइनस करेंगे तो बचता है 10, पीछे बचता है 10। तो हमारा जो आंसर है ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। जो वैल्यूज दी हुई थी वो समीकरण में वैल्यूज हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 41 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक उपभोक्ता के लिए MUX बटे PX ये ज्यादा है किससे? MUY बटे PY है। यानी कि जो एक उपभोक्ता के लिए जो सीमांत उपयोगिता है, X वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक है, तो वो Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक है, तो उपभोक्ता वस्तु X की का प्रतिस्थापन वस्तु Y से तब तक करता रहेगा जब तक कि 42 नंबर का देखिए ये मैंने समझाया हुआ अच्छे से, तो जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए, हर एक कंडीशन में दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों वस्तुओं की जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता जो बराबर होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, यदि एक उपभोक्ता 3 वस्तुओं X, Y तथा Z का उपभोग करता है तो उसकी साम्य स्थिति में यदि एक उपभोक्ता
इन तीन वस्तुओं x, y और z का प्रयोग करता है तो इनकी जो साम्य स्थिति है वो क्या होगी, डी नंबर, यानी कि जो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनुपात उसकी कीमत से बराबर होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता y बराबर होना चाहिए सीमांत उपयोगिता z, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये बराबर होना चाहिए। इसके बाद में 44 नंबर प्रश्न, n इकाइयों की कुल उपयोगिता -n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को निम्नलिखित से बराबर किया जा सकता है, किस से बराबर किया जा सकता है, तो 44 नंबर का जो है क्या होगा, देखिए ये जो सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत ऐसा लिखते हैं हम, तो nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता से इनको बराबर किया जा सकता है, nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता से बराबर किया जा सकता है। इसके बाद में 45 नंबर प्रश्न, एक उपभोक्ता जो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है को एक वस्तु ए का उपभोग उस समय बढ़ाना चाहिए। देखिए एक उपभोक्ता जो है वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है तो उसे एक वस्तु का उपभोग उस समय तक बढ़ाना चाहिए जब तक कि, देखिए जो एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता है दूसरी से ज़्यादा न हो जाए, तब तक उसे बढ़ाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 46 नंबर प्रश्न, औसत उपयोगिता बराबर, औसत उपयोगिता बराबर, देखिए औसत उपयोगिता बराबर होती है कुल उपयोगिता बटा वस्तु की उपभोग की गई मात्रा के। औसत उपयोगिता बराबर होती है कुल उपयोगिता और उपभोग की गई मात्रा से, ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि समस्त वस्तुओं की कीमतें समान हो तो उपभोक्ता को उस स्थिति में अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, जबकि, तो इसका हमारा जो आंसर है वो होगा MU ए बराबर MUB, यानी कि ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होगी जो बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, बराबर फिर सी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 47 का। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोगिता में नहीं पाई जाती है, तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, उपयोगिता की गणनावाचक माप नहीं की जा सकती, विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है, एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, तो इसका जो आंसर है हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, उपयोगिता की गणना वाचक माप नहीं की जा सकती, उपयोगिता की गणना वाचक माप नहीं की जा सकती। 49 नंबर क्वेश्चन, जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है, जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है तो क्या MU बराबर 0 होता है, क्या TU बराबर MU होता है, या सी नंबर AU बराबर MC होता है। तो देखिए जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है, देखिए उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जहां पर जो उदासीनता वक्र का ढाल जो है, उदासीनता वक्र का ढाल जो है वो कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो, उदासीनता वक्र का ढाल जो है कीमत रेखा के बराबर होना चाहिए, तो इसका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में खाली स्थान पर कुल उपयोगिता की सही संख्या निम्नलिखित होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें कुल उपयोगिता ज्ञात करनी है, सीमांत उपयोगिता दी हुई है तो ये पहला तो 20 ही आ जाएगा। तो वैसे 20 जो है एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन में, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा आ जाएगा, लेकिन हमें ये ज्ञात करना भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 20 में ऐसे क्रॉस प्लस करेंगे ऐसे, देखिए 20 में 15 प्लस किया तो 35 आ गया, अब 35 में हम 12 प्लस करेंगे तो 47 में 10 प्लस करेंगे तो 57 आ जाएगा, और 57 में हम 8 प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। इसी प्रकार 65 में 5 प्लस किए 70 आ गया, 70 में 2 प्लस किए 72 आ गया, 72 में 0 प्लस करेंगे तो 72 का 72 ही आएगा, और 72 में से अब माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया तो 72 में से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से 5 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा। तो 20, 57, 65, 72, 67, तो ए नंबर ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास जो है आपके लिए बढ़िया रही होगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसके जितने क्वेश्चन रह रहे हैं 40 या 50 जितने और रह रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।